वो इत्मीनान से अपनी कार्रवाई में लगे रहे क्योंकि ये सड़क मज़ाफ़ाती झील की तरफ जाती थी और रात के वक्त उस पर किसी कार के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर सुल्तान की बेटी नायला की शादी का जोर था और सर सुल्तान की पूरी कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। नायला की शादी सर सुल्तान के भतीजे अली शेर से हो रही थी। सर सुल्तान के भाई तो कब के वफात पा चुके थे, लेकिन चूंकि वो वरासत में एक वसीओ अरीज जायदाद छोड़ गए थे, इसीलिए अली शेर की परवरिश में कोई रुकावट पैदा ना हुई। अलबत्ता सर सुल्तान ने अली शेर को मैट्रिक के बाद बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भिजवा दिया था और अब वो कानून की आला तालीम हासिल करके वापस आ चुका था। यहाँ पहुँचते ही उसकी जहानत और सर सुल्तान की सिफारिश पर उसे महकमा कानून में एक अच्छा ओहदा मिल गया था। गो नायला और अली शेर बचपन से ही एक दूसरे से मंसूब हो चुके थे, लेकिन सर सुल्तान की बेटी नायला हासी मॉडर्न जहन की लड़की थी, इसलिए सर सुल्तान ने उससे शादी से पहले नायला से बात करना मुनासिब समझा और फिर उनकी तवक्को के मुताबिक नायला ने खुद ही अली शेर के लिए पसंदीदगी का ऐलान कर दिया, क्योंकि अली शेर की मर्दाना वजाहत, संजीदगी और आला तालीम और फिर सबसे बड़ी बात ख़ानदानी रिश्ते ने नायला को खासा मुतासिर किया था। और नायला जो अच्छे अच्छे नौजवानों को घास नहीं डालती थी, वो अली शेर की हासी गर्विदा हो चुकी थी। और जब से अली शेर तालीम मुकम्मल करके वापस लौटा था, नायला ने उसके साथ हासी दोस्ती कर ली थी। आज़ाद माहौल में परवरिश पाने वाले अली शेर ने भी उसकी हौसला अफजाई की थी और अली शेर को मालूम था कि नायला बचपन से ही उससे मंसूब है, इसीलिए वो नायला पर खासी तवज्जो देता था। हालांकि काफ़ी अरसा बैरून मुल्क आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद अली शेर का किरदार इंतहाई मजबूत था। उसने आज तक हर किस्म की आलूदगी से अपना दामन बचाए रखा था, हत्ता कि वो शराब भी नहीं पीता था। चुनाचे जब नायला ने रजामंदी का इजहार किया तो सर सुल्तान ने फ़ौरन ही दोनों की शादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। और नतीजा ये कि आज सर सुल्तान की कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, बारात आ चुकी थी और इस वक्त कोठी के वसी लॉन में पूरे दारुल हुकूमत का आला तरीन तबका मौजूद था। सदर मुमलिकत खुद इस शादी में शरीक थे, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट बैठकर इंतहाई अहम सरकारी काम को अंजाम देने के लिए वापस चले गए थे। अलबत्ता आला तरीन सरकारी ओहदेदार हर तरफ बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। इमरान ने सर सुल्तान की बेटी की शादी के लिए दिन रात इस तरह काम किया था जैसे वो नायला का सगा भाई हो। उसने तमाम इंतज़ाम व इंसराम अपने हाथों में ले रखा था और सब लोग उसके हुस्न इंतज़ाम से बेहद मुतासिर नज़र आ रहे थे। अभी निकाह में चूँकि रस्मों की वजह से कुछ देर थी, इसलिए सब सोफ़ों पर बैठे एक दूसरे से गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थे। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान भी इस शादी में मदऊ थे। इन सब ने अपना एक लहदा ग्रुप बना लिया था और वो आपस में गप्पे मारने में मसरूफ़ थे, जबकि ब्लैक ज़ीरो एक तरफ खामोश बैठा था। वो दानिस्ता सीक्रेट सर्विस के ग्रुप के करीब बैठा हुआ था और खामोश बैठा उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। दुल्हा के करीब ही सर रहमान और सर सुल्तान दीगर आला ओहदेदारान के साथ बैठे हुए थे। इमरान कुछ देर पहले गायब हो गया था और अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन शादी के हंगामे की वजह से किसी को उसकी गुमशुदगी का ख्याल नहीं आया था। सबने यही समझा था कि किसी इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गया होगा। थोड़ी देर बाद निकाह का ऐलान हुआ और लॉन में बैठे हुए सब अफराद संभल कर बैठ गए। एक मौलाना दूल्हे के साथ सोफे पर आकर बैठ गए और अभी वो दुल्हन की तरफ से रजामंदी हासिल करने के लिए जनान खाने में भेजे हुए वकील और गवाहों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आकर रजामंदी का ऐलान करें तो वो निकाह पढ़ाएं। और फिर वो लोग भी आ गए और रस्मी रजामंदी के ऐलान के बाद मौलाना दुल्हा की तरफ झुके ही थे कि उनसे निकाह के कोलो करार करा सकें कि अचानक एक ज़ोरदार धार सुनाई थी। खबरदार रुक जाओ, ये निकाह नहीं होगा। ये धार लॉन के बैरूनी गेट की तरफ से सुनाई दी थी और इस धार ने पूरे लॉन को चौंका दिया, जैसे उन सब के सरों पर एटम बम फट पड़ा हो। उन सब की नज़रें तेज़ी से बैरूनी गेट की तरफ घूम गईं और दूसरे लम्हे सीक्रेट सर्विस के अरकान के चेहरों पर मानी हेज मुस्कुराहटें उभर आईं, जबकि बाकी अफराद फटी फटी निगाहों से इमरान को देख रहे थे। गेट से इमरान रवायती शहजादों के से लिबास में अंदर आ रहा था। उसने सफ़ेद सिल्क की शेरवानी और चूड़ीदार पजामा, पैरों में शाही जूती और सर पर एक कुल्ला जिस पर इंतहाई कीमती हीरा चमक रहा था पहना हुआ था। इस खूबसूरत लिबास में वो वाकई किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। उसके पीछे जोसेफ और जवाना हाकी वर्दियाँ पहने और दोनों पहलुओं से होल्स्टर लटकाए, जिनमें से भारी रिवॉल्वरों के दस्ते बाहर को झांक रहे थे। बॉडीगार्ड किसी अंदाज में चल रहे थे और ये धाड़ इमरान की तरफ से ही हुई थी। ये इमरान, इसको क्या हुआ? सर सुल्तान ने परेशान से लहजे में कहा। तुमने इसे साथ चढ़ा रखा है, इसे बाहर धकेल दो। अहमक ना हलफ। करीब बैठे हुए सर रहमान ने शदीद गुस्से के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। खबरदार मौलाना, निगाह ना बढ़ाना। इमरान ने तकरीबन लॉन के वस्त में आकर पहले से ज़्यादा रोबदार आवाज़ में कहा। क्या कह रहे हो इमरान? होश में तो हो तुम? सर सुल्तान ने गसीले अंदाज में कहा। दूल्हा भी हैरत से इमरान को देख रहा था। उसका तारुफ पहले ही इमरान से हो चुका था, लेकिन इस अंदाज में वो इमरान को पहली बार देख रहा था। मौलाना का चेहरा जोसेफ और जवाना जैसे कुवी हैकल बॉडी गार्डों को देखकर धुआं धुआं हो रहा था। उनकी आंखों में शदीद खौफ के तासुरात नुमायां हो गए थे। जोसेफ, इमरान ने इंतहाई रोबदार लहजे में पीछे आने वाले जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस प्रिंस। जोसेफ ने बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया और उसके दोनों हाथ बिजली की सी तेज़ी से रिवॉल्वरों के दस्तों पर पहुंच गए।
इन साहब को बताया जाए कि हमारा नाम प्रिंस ऑफ ढम्ब है। इमरान ने रोबदार लहजे में कहा, यू नॉनसेंस, अहमक, डैम फूल, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। अचानक सर रहमान उछलकर खड़े हुए और उन्होंने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। उन्हें इमरान का इस भरी महफिल में इस किस्म का अंदाज कतन पसंद नहीं आया था। जवाना, इमरान ने इस बार जवाना से मुखातिब होकर कहा। वो अब दुल्हा के और करीब पहुंच चुका था। यस प्रिंस, जवाना ने जोसेफ से भी ज़्यादा मुस्तैद लहजे में कहा। उसके भी दोनों हाथ साइड होल्स्टरों में मौजूद रिवाल्वरों के दस्तों तक पहुंच चुके थे। क्या तुम्हें मालूम है कि प्रिंस के साथ गुस्ताखी करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है? इमरान ने इंतहाई रख्त लहजे में कहा और दूसरे लम्हे माहौल एक ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा। जवाना ने रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख आसमान की तरफ करके फायर कर दिया था। ये शायद इमरान के सवाल का जवाब था। इस धमाके ने पूरे लॉन में सरासमीगी मचा दी। सर रहमान तो हैरत से आंखें फाड़े रह गए। वो शायद ज़िंदगी भर इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इमरान इस तरह बड़ी महफिल में भी ऐसी हरकत कर सकता है। गुस्से और हैरत से उनके चौड़े चकले चेहरे के अज़लात बुरी तरह फड़क रहे थे। आंखें सुर्ख हो गई थीं और शायद ये हैरत और गुस्से की इंतहाई शिद्दत थी कि अब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। सुनो मौलाना साहब, निकाह ना पढ़ाना। इमरान ने इस बार मौलाना से मुखातिब होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मम मगर क्यों? सर सुल्तान ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। उनका जहन शायद इस अजीबो गरीब सिचुएशन ने माउफ कर दिया था। इमरान ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे जब उसका हाथ बाहर आया तो लॉन में मौजूद बेशुमार अफराद के हलक से बेख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि इमरान के हाथ में एक खौफनाक बम मौजूद था। ऐसा बम कि जिसकी शक्ल सूरत ही बता रही थी कि अगर ये फट गया तो लॉन में बैठे हुए एक फ़र्द की जान भी सलामत नहीं रह सकती। तुम सर सुल्तान ने अटकते हुए कहा। उनकी हालत यूँ महसूस हो रही थी जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। सर रहमान बुत की तरह गांग खड़े थे। दूल्हे के चेहरे पर भी अब खौफ के आसार नुमाया हो रहे थे। इसी लम्हे इमरान ने बम वाले हाथ को हरकत दी और एक बार फिर चीखें बुलंद हुईं, लेकिन वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। ये शायद खौफ की जाती थी या फिर उन्हें खतरा था कि अगर वो उठकर भागे तो कहीं ये खौफनाक बॉडीगार्ड उन्हें गोलियों का निशाना ना बना दें। इमरान के हाथ की हरकत ऐसी थी कि जैसे वो ये खौफनाक बम फेंक रहा हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद बम दरमियान में किसी डिबिया की तरह खुल गया और अब उसमें रखी हुई प्लाटीनियम की एक खूबसूरत अंगूठी साफ नजर आ रही थी, जिसमें एक इंतहाई कीमती हीरा जुड़ा हुआ था। इसलिए कि मैं दूल्हा को एक तोहफा निकाह से पहले पेश करना चाहता हूँ। निकाह के बाद तो 2 तोहफे देने पड़ेंगे, एक दुल्हन के लिए भी और मैं एक तोहफे पर ही डरहाना चाहता हूँ। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा और फिर डिबिया की तरह खुले हुए बम में से उसने अंगूठी निकाली और दुल्हा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इंतहाई नेक ख्वाहिशात के साथ कि आपकी आइंदा ज़िंदगी मुसरतों से भरपूर रहे। इमरान ने आगे की तरफ झुककर बुत बने बैठे दुल्हा का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। अब बढ़ाइए निकाह मौलाना, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा और पूरे लॉन में मौजूद हर शख्स का खौफ से फूला हुआ सीना यूँ पिचक गया जैसे यकलहत गुब्बारों से हवा निकल गई हो और दूसरे लम्हे ज़ोरदार कहकहों से पूरा लॉन गूंज उठा। खौफ दूर होने के बाद अब लोग इमरान के इस दिलचस्प और मुनफरिद मजाक से पूरी तरह महफूज हो रहे थे। ओ तुमने तो मुझे पागल कर दिया था। सर सुल्तान के चेहरे की रौनक लौट आई। अहमक, उल्लू। सर रहमान की खामोशी भी टूट गई। उनके चेहरे पर गुस्सा तो मौजूद था, लेकिन अब उसके साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी उभर आई थी। इतना कीमती तोहफा देने के बाद मैं वाकई अपने आप को अहमक और उल्लू महसूस कर रहा हूँ। लेकिन डैडी, आप खुद सोचिए कि मैं ये तोहफा कब तक संभाल कर रखता। आप और सर सुल्तान ने तो मेरी मौजूदगी में शादी ना करने की कसम खा रखी थी, वरना यकीन कीजिए मैंने तो इसीलिए तोहफा संभाल रखा था कि अगर आप में से कोई भी शादी करे तो मैं ये तोहफा पेश करूंगा। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा और फिर तेज़ी से मुड़ गया। सर सुल्तान और सर रहमान दोनों के चेहरे हिफ़्फ़त से सुर हो गए, लेकिन इमरान के अल्फाज ने तो जैसे पूरे लॉन में कहकहों का तूफ़ान बर्पा कर दिया था। बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है उल्लू, सर रहमान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गए, जबकि सर सुल्तान अब बेख्तियार हंस पड़े थे। निकाह पढ़वाऊँ? मौलाना ने डरते डरते सर सुल्तान से पूछा, जैसे उन्हें खतरा हो कि जैसे ही वो निकाह पढ़ाना शुरू करेंगे इमरान एक बार फिर रिवॉल्वर निकाल कर उन पर चढ़ दौड़ेगा। हाँ मौलाना, पढ़ाइए निकाह, ये शैतान ऐसी ही हरकतें करता रहता है, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा और मौलाना ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। इमरान अब सीक्रेट सर्विस के करीब बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो के करीब आकर एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जवाना और जोसेफ उसके पीछे बड़े मुस्तैद अंदाज में बैठ गए। ये मजाक है। जी चाहता है कि इमरान को बड़ी महफिल में जूतियाँ लगाई जाएं। अचानक पास बैठे हुए तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, भाई साहब, आप इन लोगों को जानते हैं? ये जो साहब बड़बड़ा रहे हैं शायद जूतियों में दाल बांटते रहे हैं और जब दाल बढ़ जाती है तो फिर जूतियाँ चढ़ाते फिरते हैं। इमरान ने ऊंची आवाज़ में पास बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा और ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। जाहिर है सवाए हंसने के वो और कर भी क्या सकता था। इमरान, इधर हमारे पास आकर बैठो, सफदर ने ऊंची आवाज़ में कहा।
भाई साहब देखिए, इन्हें शर्म नहीं आती, एक औरत और 8 मर्द और फिर भी मुझे बुला रहे हैं। आप इन्हें समझाइए, आखिर शर्म भी दुनिया में कोई चीज़ होती है। इमरान ने एक बार फिर ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। आप खुद ही समझाइए, मैं तो इन साहिबान को जानता नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा, अरे आप इनको नहीं जानते, कमाल है, आइए मैं आपका तारुफ कराऊँ। इमरान ने उछल कर कहा और फिर उसने तेज़ी से ब्लैक ज़ीरो का बाजू पकड़कर उसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की तरफ खींचा। ब्लैक ज़ीरो किसी बच्चे की तरह खींचा चला आया, अलबत्ता उसके चेहरे पर बौखलाहट के आसार नुमाया हो गए थे। वो शायद इस ख्याल से बौखला गया था कि इमरान जोश में आकर X2 का राज इफ्शा करना चाहता है, जबकि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान भी इमरान के इस अंदाज पर चौंक पड़े थे, क्योंकि इमरान की खोपड़ी से कुछ बैद नहीं था कि वो किस वक्त क्या गुल खिला दे। घबराते क्यों हैं, ये सब शरीफ लोग हैं, सवाए एक के वो अलबत्ता ज़ात शरीफ हैं। इमरान ने तनवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा और तनवीर ने बुरा सा मुँह बना लिया। ये सफ्तर सईद हैं, लेकिन ये इनका कलमी बल्कि पेंसिली नाम है। असल नाम शायद ईद सईद है, वो कार्डों पर लिखा होता है ना कि इस ईद सईद के मौका पर। बस ये वही ईद सईद और सफ्तर सईद हैं। इमरान ने बाकायदा तारुफ कराना शुरू कर दिया। और ये कैप्टन शकील बरवज़न दलील जलील, ओ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ज़ुबान लड़खड़ा गई, मेरा मतलब था कि बरवज़न कलील जलील जिब्राइल, ओ सॉरी फिर ज़ुबान लड़खड़ा गई, मेरा मतलब था इसराइल, ओ अच्छा छोड़ें। ये हैं ही ऐसे आदमी की ज़ुबान बार बार लड़खड़ा जाती है। आखिर फ़ौजी आदमी हैं, मेरा मतलब है कि फ़ौज के कैप्टन रहे हैं। आप कहें किसी गुल्ला डंडी टीम के कैप्टन ना समझ लेना। इमरान ने कैप्टन शकील का तारुफ कराया। और ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी आंखों को बड़ा साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, इनकी दुम वाले चूहा हैं, यानी मेरा मतलब है चौहान, मेरा मतलब है आप समझ गए होंगे, इमरान ने कहा। और चौहान अपने नाम की स्काया पलट पर बेबसी से हंस पड़ा। और ये मोहतरमा जो है तो बदेसी, लेकिन अपने आप को देसी साबित करने की मुश्किल से दो चार नज़र आती हैं, जैसे कोका कोला को सत्तू कोला बना दिया जाए। वैसे इनका ताल्लुक पानी से है। जूलियाना फिट्स वाटर, यानी जूलिया नहीं बल्कि फिट्स वाटर, और कोका कोला और सत्तू कोला दोनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर पानी से है। दूसरे लफ्ज़ों में जल कुकड़ी, ओ सॉरी जल परी समझ लीजिए, यानी पानी की परी। इमरान ने जूलिया का तारुफ कराते हुए कहा, शट अप यू नॉनसेंस। जूलिया ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, देखा आपने, अभी ये पूरी तरह देसी नहीं बनी, अभी अंग्रेज़ी बोल लेती हैं। बहरहाल ये साहब जो गुस्से से अपने दुबले पतले चेहरे को चौड़ा करने के लिए मुंह फुलाए बैठे हैं, तनवीर इनका नाम है। और इतना तो बहरहाल आप जानते ही होंगे कि तान के मानी जिस्म और वीर के मानी भाई होते हैं, यानी जिस्म के भाई, ये जिस्मानी भाई। और अगर मिस सत्तू कोका कोला को जिस्म फ़र्ज कर लिया जाए तो मानी बिल्कुल समझ में आ जाते हैं। जनी जूलिया वीर, जूलिया के भाई। इमरान ने तनवीर के नाम को नए मानी पहनाते हुए कहा। खामोश रहो, इमरान ने कहा, का खुतबा हो रहा है। अचानक सफदर ने ऊंची आवाज़ में कहा, खुतबे के लिए तो बोलना शर्त है मिस्टर ईद सईद, मुबारकबाद। इमरान ने फ़ौरन ही जवाब दिया। और ये है मिस्टर सदीकी, यानी इनके आबाओ अजदाद में से किसी ने सच बोल दिया होगा। और जाहिर है ये इतना बड़ा कारनामा था कि ये अब तक इस सच को अपने नाम के साथ फखरिया तौर पर लटकाए फिर रहे हैं, यानी सदीकी कहलाते हैं। इमरान ने तारुफ का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, और ये साहब तो ना मानने वालों में से हैं। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि कौम ऐसी पैदा होगी जो किसी को ना मानेगी। और दीदा दलेरी देखिए कि बड़े फ़ख्र से इसका ऐलान भी करते हैं, यानी नुमानी। इमरान ने नुमानी के नाम की रीढ़ मारते हुए कहा, और ये हावर साहब कहलाते हैं। असल नाम शायद हाकरोब होगा, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, इसीलिए हाकरोब से हारोब और फिर हारोब और किसी अच्छे ओहदे पर हारू से हावर बन गए होंगे। इमरान ने ज़बरदस्ती के डांडे हाकरोब से मिलाते हुए कहा, बात बनी नहीं इमरान साहब। हावर ने हंसते हुए कहा, इसलिए तो तुमने उल्टा लिया है नाम को। अच्छा भला हावर नाम था, बनाने के चक्कर में हावर बन गए। बहरहाल ये इन हजरात का तारुफ है। और आप, अरे आपको तो मैं जानता भी नहीं। और सॉरी, आप अपना तारुफ करा दीजिए। इमरान ने यूं चौंक कर ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखा जैसे ज़िंदगी में उसे पहली बार देख रहा हो। मेरा नाम ताहिर है, मेरा ख्याल है कितना ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नामों का ही तारुफ हो रहा है, पेशे नहीं बताए जा रहे। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, पेशे? अरे कहीं चौराहे पर भाड़ना फोड़ना चाहते हैं, बस नामोदाखी महदूद रह जाइए। इन सब का पेशा खराब है, बस यूँ समझ लीजिए कि एक छुपे हुए चूहे के ये सब मुलाजिम हैं, और इसको बड़े फ़ख्र से XYZ2 कहते हैं। इमरान ने कहा, शट अप, क्या बकवास शुरू कर दी है तुमने? अचानक जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, देखा आपने कितना ख़राब पेशा है कि पेशे के बारे में अभी मैंने इशारा ही किया है कि इनको गुस्सा आने लग गया है। वैसे अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है, आप अक्लमंद हैं, बोलिए है ना? इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा, फ़िलहाल मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन ये XYZ2 क्या होता है? अब ब्लैक ज़ीरो भी लुत्फ़ लेने लगा था और सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान के चेहरे बिगड़ने लगे। हत्ता कि कैप्टन शकील के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक गैर मुतल्लिक आदमी के सामने इतनी वाज़ेह बातें करना उन्हें ज़ेब नहीं देता था। अब उन्हें क्या मालूम कि वो इनका तारुफ किससे करा रहा है। अरे आप इसका मतलब नहीं समझते, यानी X का, Y का, Z का या 2 का? किसका मतलब बताऊँ? फिर भी आपने गौर नहीं फरमाया कि आप अक्लमंद हैं या नहीं।
वैसे गौर करने की जहमत ना फरमाए तो बेहतर है, इमरान ने कहा। लेकिन उसी लम्हे लॉन में बैठे हुए अफराद उठना शुरू हो गए थे। निकाह पढ़वाया जा चुका था, आउट चलें, इसकी बकवास तो ख़त्म नहीं होगी, जूलिया ने लोगों को उठते देखकर गनीमत समझते हुए कहा। और शायद बाकी मेंबरान भी इसी इंतज़ार में थे कि जूलिया के उठते ही वो एक झटके से उठे और फिर इमरान से कोई बात किए बगैर वो तेज़ी से इस तरफ बढ़ते चले गए जिधर दूल्हा और सर सुल्तान मौजूद थे। और इमरान मुंह खोले ब्लैक सीरो को ही देखता रह गया। छोटे से कमरे का दरवाज़ा खुला तो एक ओस कद का आदमी हाथ में बिजनेस बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये कमरा ख्वाबगाह के अंदाज में सजा हुआ था। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके चिट्ठनी चढ़ा दी और फिर हाथ में पकड़े हुए बैग को बेड के साथ रखी हुई मेज़ पर रखा और खुद यूँ बेड पर लेट गया जैसे बेहद थका हुआ हो। उसने दोनों हाथ अपने सर के पीछे की तरफ उठाए हुए थे और बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। उसे इस तरह लेटे हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि पलंग को हरकत हुई और फिर पूरे कमरे का फर्श किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। कमरे की दीवारें ख़त्म होकर अब सादा दीवारें नज़र आ रही थीं। वो इसी तरह बेड पर सीधा लेटा रहा। उसने ज़रा बराबर भी हरकत ना की। थोड़ी देर बाद हरकत रुक गई और अब वो एक और कमरे में था जिसकी दीवारों को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेंट किया गया था और उसमें लगी हुई एक वार्डरोब भी नज़र आ रही थी। इस कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। बेड की हरकत रुकते ही वो आदमी तेज़ी से बेड से उठा, मेज़ पर रखा हुआ अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को अंदर से चट्टानी लगी हुई थी। उसने चट्टानी खोली और फिर उसे खोलकर जब वो दूसरी तरफ गया तो अब वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया। इस कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी बैसवी मेज़ मौजूद थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थी। वो हर कुर्सी पर पुश्त पर नंबर लिखे हुए थे। वो आदमी 4 नंबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने बैग अपने सामने मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद हॉल की एक और सिमत में मौजूद दरवाज़ा खुला। एक बांस की तरह दुबला पतला और लंबे कद का आदमी जिसके सर पर खूबसूरत सुनहरे बाल थे, हाथ में उसी तरह का बिजनेस बैग उठाए हॉल में दाखिल हुआ और तेज़ तेज़ कदम उठाता 3 नंबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने बैग अपने सामने रख लिया। उसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद दरवाजे खुले और 2 मज़ीद अफराद एक ही अंदाज के बैग हाथों में संभाले अंदर दाखिल हुए और नंबर 2 और नंबर 1 वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। इन सब ने अपने अपने बैग अपने सामने मेज़ पर रख लिए। वो सब बुतों की तरह खामोश बैठे हुए थे कि अचानक मेज़ के दरमियान से एक खाना खुला और उनमें से एक ट्रांसमीटर नुमा आला बाहर को उभर आया। इस ट्रांसमीटर के बाहर आते ही वो सब चौंक कर सीधे हो गए। हेलो रेड मेंबर्स, रेड चीफ कॉलिंग यू। बारी बारी अपना अपना कोड दोहराओ। ट्रांसमीटर से आवाज़ निकली, लेकिन आम ट्रांसमीटर की तरह ओवर कहकर कॉल बंद नहीं करनी पड़ती थी बल्कि टेलीफोन के अंदाज में मुसलसल कॉलिंग होती रहती थी। रेड वॉच, ग्रीन स्ट्रीट, रेड वन। एक नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए कदरे भारी जिस्म के आदमी ने बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया। ओके। 4 लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से रेड चीफ की भारी आवाज़ सुनाई थी। रेड क्राउन, ब्लू टिप, रेड टूथ। 2 नंबर कुर्सी पर बैठे हुए गंजे सर वाले अधेड़ उम्र आदमी ने जवाब दिया। ओके। 4 लम्हों बाद रेड चीफ की तरफ से जवाब मिला। रेड आर्म, ब्लैक हैंड, रेड 3 नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए बांस की तरह दुबले पतले आदमी ने जवाब दिया। ओके। रेड चीफ की तरफ से जवाब मिला। रेड रोड, रेड स्ट्रीट, रेड 4। 4 नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए ओस्कत के आदमी ने फ़ौरन ही जवाब दिया। ओके, अब रेड वन अपनी रिपोर्ट पेश करे, रेड चीफ ने कहा और रेड वन ने जल्दी से अपने सामने रखा हुआ बैग खोला और उसमें से एक फ़ाइल निकाल कर अपने सामने रखी और उसे खोलकर पढ़ने लगा। सिर्फ मेन पॉइंट्स मुकम्मल फ़ाइल में पढ़ लूँगा। रेड चीफ ने इसके फ़ाइल खोलते ही कहा। शायद इस कमरे में होने वाली तमाम कार्रवाई कहीं टेलीकास्ट हो रही थी। सर, मेरे शोबे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे बहादुरिस्तान के एक अहम सियासी आदमी से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। ये अहम आदमी हमारी मदद करने के लिए मुकम्मल आमादा है, रेड वन ने कहा। उसका हदूद अरबा क्या है? ये आदमी सूबे पर कितना असरअंदाज हो सकता है? रेड चीफ ने कहा। ये सूबे का अहम सियासी आदमी है जिसकी आवाज़ कौमी सतह पर भी सुनी जा सकती है और उसके ताल्लुकात सूबे के तकरीबन हर तबके के अफराद से इंतहाई गहरे हैं। ये आसानी से अपना काम सर अंजाम दे सकता है, रेड वन ने कहा। हमें वहाँ काम करने के लिए कितने अफराद भेजने होंगे? रेड चीफ ने सवाल किया। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे शोबे के 10 अफराद जो वहाँ पहले से मौजूद हैं इस काम के लिए काफ़ी होंगे, रेड वन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फ़ाइल मेरे पास पेश दो, रेड चीफ ने कहा और फिर रेड वन ने तेज़ी से फ़ाइल बंद की और फिर अपने सामने मेज़ की दराज बाहर निकाल कर फ़ाइल इसमें रखी और दराज बंद कर दी। अब रेड टू अपनी रिपोर्ट पेश करे, रेड चीफ ने कहा। पास मेरे आदमी पाकिस्तान के सूबे हारी में मुसलसल काम कर रहे हैं और उन्होंने इस सूबे में मुकम्मल काम कर लिया है। एक अहम सियासी आदमी जो एक छोटे से सियासी ग्रुप का लीडर है से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। अब इस आदमी का असर रसूम महदूद है लेकिन मुसलसल काम की बिना पर यह असर रसूम तेज़ी से फैल रहा है। खास तौर पर सूबा हारी के देहातों में काम किया जा रहा है, रेड टू ने जवाब देते हुए कहा। कब तक काम आखिरी स्टेज पर पहुंचेगा? रेड चीफ ने इस बार कदरे सख्त लहजे में पूछा। जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह मज़ीद लग जाएंगे, रेड टू ने जवाब दिया। नहीं, ये वक्त बहुत ज़्यादा है, इसे जल्द काम मुकम्मल करना चाहिए। रेड चीफ का लहजा करख्त हो गया। ये इस बात में कोशिशें और तेज़ कर दूंगा। दरअसल ये सूबा इंतहाई हसास है, इसीलिए यहाँ काम खासा मुश्किल है। बहरहाल काम हो जाएगा, रेड टू ने जवाब दिया। फिर बास के कहने पर उसने फ़ाइल दराज में डाल दी।
बास मेरा शोबा सूबा 5 वाटर में काम कर रहा है। ये बाकिशा का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और तकरीबन मरकज़ी हैसियत रखता है, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी हम पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल काम जारी है। रेड 3 ने कहा, रेड 3 तुम्हें मालूम है कि अफसोस के साथ बात करने का नतीजा क्या होता है। रेड चीफ की आवाज़ कड़कदार हो गई।